हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है जिसमें हम साइंस के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। सीरीज़ 96 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 97 के बारे में, जिसमें हम 15 वर्ड्स यानी 2 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिजन को परिभाषित करो। प्रतिजन को यानी एंटीजन को हमें परिभाषित करना है। 2 मार्कर प्रश्न है। प्रतिजन क्या होते हैं? किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित बाह्य पदार्थ जो रोगों से लड़ने की क्षमता यानी एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं, प्रतिजन एंटीजन कहलाते हैं। किसी भी जीवधारी के शरीर में उपस्थित ऐसे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग से लड़ने की क्षमता, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं या उसको करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे हम एंटीजन यानी प्रतिजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके स्रोत कौन कौन से हैं ये हमको बताना है। तो सौर ऊर्जा हो गया पहला, दूसरा है लघु जल विद्युत संयंत्र हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास। अब इसमें आप वन लाइन में राजस्थान में कहाँ कहाँ सौर ऊर्जा के संयंत्र हैं, कहाँ कहाँ पवन ऊर्जा के हैं, एक एक लाइन में इनको भी आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आपको पता लग गए। सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत संयंत्र हो गए, पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई और बायोमास हो गई। तो जो जो राजस्थान में अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट जो संयंत्र हैं, इंपॉर्टेंट जगह है, उनके साथ उनको मेंशन भी कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किन्हीं 2 कीटाहारी पादपों के नाम लिखने हैं। किन्हीं 2 कीटाहारी पादप कौन कौन से हो गए? जैसे हो गया हमारा ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकेलेरिया, सेरासीनिया और ब्रोसीनिया। ठीक है, तो आपको ये 5 नाम ध्यान रखने हैं। ड्रोसेरा, नेपथनीज, यूट्रिकेलिया, सेरासीनिया, ब्रोसीनिया। अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल करके आप इंग्लिश नाम भी इनके देख सकते हैं। 2 कीटाहारी पादप के नाम बताने थे अपन ने, लगभग 5 बता दिए क्योंकि हमें ज़्यादा याद करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव का योगदान लिखना है, या फिर डायरेक्ट लिखा हुआ जाएगा उडुपी रामचंद्र राव। उडुपी रामचंद्र राव, तो आपको सोचना है कि हाँ ये क्या है, भारतीय वैज्ञानिक है, इनका योगदान हमें बताना है। तो इनका योगदान क्या है? अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आदि के प्रमुख रहे। इसरो की जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है इनके प्रमुख भी रहे हैं। भारतीय उपग्रह भी कौन कौन से हैं? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसेट 1, इनसेट 11 तक श्रृंखला के जितनी भी श्रृंखला थे उनके प्रक्षेपण का नेतृत्व किया। रॉकेट तकनीक विकास को गति प्रदान की, पद्म विभूषण से सम्मानित है 2017 में। तो ये इनकी उपलब्धियां हो गई है। सारी उपलब्धियां आपको ध्यान रखनी है, सारी उपलब्धियां लिखनी है, और कोई बात इनकी पता है इंपॉर्टेंट तो वो भी हम यहाँ पर एड ऑन कोमा कर करके एड ऑन लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नाभिकीय संयंत्रों में नियंत्रक छड़ा, यहाँ पर नियंत्रक छड़ी है, मिसप्रिंट हो गया है। नाभिकीय संयंत्रों में नियंत्रक छड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, या नियंत्रक छड़ी की भूमिका क्या होती है? तो नाभिकीय संयंत्र होते हैं, सभी को पता है कि नियंत्रक छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है, इसका उत्तर हमें बताना है। अब इसका उत्तर ये होगा कि इनकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए कुछ न्यूट्रॉन का अवशोषण किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, न्यूट्रॉन उनका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो जब न्यूट्रॉन उत्सर्जन होते हैं तो उनका अवशोषण क्या होता है, नियंत्रक छड़ों के द्वारा किया जाता है। अतः यह श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने में क्या होती है, सहायक होती है। तो क्योंकि न्यूट्रॉन अगर तेज गति से प्रभावित हो तो अभिक्रिया का वेग काफ़ी बढ़ जाता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या, नियंत्रक छड़ों का हम प्रयोग करते हैं। नियंत्रक छड़ों के रूप में हम कैडमियम का या बोरोन का प्रयोग करते हैं। यानी जो नियंत्रक छड़ी होती है या तो वो कैडमियम की बनी होती है या फिर बोरोन की बनी हुई होती है। इस तरह से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आमाशय से स्त्रावित होने वाले एंजाइमों के नाम लिखिए। आमाशय से स्त्रावित होने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? आमाशय से जठररस स्त्रावित होता है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं? एक तो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको बोलते हैं, HCl अम्ल। पेप्सिनोजन हो गया हमारा, ठीक है, इससे 2 हो गए, HCl और पेप्सिनोजन हो गए। फिर हो गया दूसरा हमारा हो गया गैस्ट्रिक लाइपेज, तीसरा हमारा हो गया काइमोसिन, जिसको हम रेनिन भी बोलते हैं।
नामक पाचक एंजाइम होते हैं। कौन कौन से हो गए? जठर रस से स्रावित होता है, ठीक है, जठर रस स्रावित होता है, उसके अंदर हमारा हो गया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन। फिर हो गया गैस्ट्रिक लाइपेज, काइमोसिन, रेनिन। ये सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो कि आमाशय से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय अपरूप के नाम बताने हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप। सबसे पहले हम बात करें क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप में हो गया हमारा हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अब यहाँ पर आप हीरा ग्रेफाइट के बारे में एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए। हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है। इसी तरह अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो अक्रिस्टलीय अपरूप में हो गया लकड़ी का कोयला हो गया, ठीक है, काजल हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया। लकड़ी का कोयला, काजल, चारकोल, कोक, ये सारे अक्रिस्टलीय रूप हो गए, जबकि क्रिस्टल में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन हमारा इसमें आ जाता है। ओके, तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज में हम और भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।